जाति जाति में जाति है, जो के तन के पार। रैदास मनुष्य न जुड़ सके, जब तक जाति न जात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। आप सबको बधाई। और इस एपिसोड में मैंने वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी को आग्रह किया था कि आज पंजाब में क्या चल रहा है। रविदास जयंती के ऊपर चुनाव भी है, इसलिए विशेष आकर्षण है। यह जयंती किस तरह से मनाया जा रहा है, कौन कौन नेता कहां पहुंचे। और 4 दिन पहले हम लोगों ने बात की थी पंजाब के चुनाव पर। देखते हैं कि पंजाब में राजनीतिक हालात क्या है। संजीव जी, रविदास जी की जयंती की आपको भी बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। तो मैं पढ़ रहा था रविदास जी की वाणी को। वो तो फ्रांस की क्रांति होने से पहले एक क्रांति कर रहे थे भारत में। जी। अभी मैं नुसरत फतेह अली खान को सुन रहा था जी। नुसरत फतेह अली खान ने रैदास पे बड़ा अच्छा ही अभी मैं सुन रहा था। और मैं हैरान था कि पाकिस्तानी पंजाब में के जो रहने वाले एक मुसलमान जो कव्वाल थे, उनकी आज डेथ तो हो गई। नुसरत फतेह अली खान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इतना शानदार उन्होंने गाया है कि मैं हैरान था कि पाकिस्तानी पंजाब में जो लोग हैं उन्होंने भी रैदास पे प्रोग्राम किए हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा, तो मैं देखा नहीं को कहाँ का प्रोग्राम था। कहीं हमको लगता है कि विदेशों में जो रविदास से संबंधित जो किसी गुरुद्वारे में या मंदिर में उन्होंने ये प्रोग्राम दिया होगा नुसरत फतेह अली खान ने। लेकिन बहुत ही शानदार था। मैंने आपको भी भेजा अभी। जी, सुना मैंने। इसको जरूर सुनिएगा। तो निश्चित रूप से आज नेता लोग भी बहुत सक्रिय हैं। तो पंजाब में काफी ज्यादा मतदाता हैं रविदास सेक्ट से जो संबंधित जो है, जो रविदास को मानते हैं, संत रविदास को। तो आज कई जगह मैं अखबारों में अभी ऑनलाइन में देख रहा हूँ कि रविदास मंदिर में कई नेता गए भी हैं, बनारस में भी गए हैं लोग, ताकि वो इससे सेक्ट से संबंधित जो पंजाब में जो दोआबा इलाके में जो पावरफुल जो एक जो वोट बैंक है इनका, उसको अपनी तरफ रिझा सकें। चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सारी पार्टियां ये वोट को लेने के लिए इस समय रविदास को याद कर रहे हैं, संत रविदास को याद कर रहे हैं। लेकिन उनके दर्शन के बारे में बातचीत नहीं हो रही है। शायद उनके दर्शन का ज्ञान भी नहीं हो। जो तमाम राजनीतिक दलों के नेता है, वो रविदास के दर्शन का ज्ञान भी नहीं होगा। शायद ये भी नहीं पता होगा कि रविदास कब हुए, किस सदी में थे, और रविदास के कंटेम्प्ररी और कौन कौन थे। तो वो तो रविदास तो पुराने हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आज़ादी के आंदोलन के दौरान कौन कौन बड़े स्वतंत्रता संग्रामी हुए और कौन से दार्शनिक हुए, उनकी जानकारी भी हमारे नेताओं को बहुत कमी है। अगर किसी से बात कीजिएगा तो थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ लेंगे तो इतिहास बस ईस्वी और सन बता देंगे। दर्शन तो बहुत दूर की बात होती है हमारे नेताओं में कि वो दर्शन पे बात कर लें। और अगर बात भी करेंगे तो सती दर्शन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी जो ज्ञान है वो तो अलग अलग तरीके के ज्ञान दिया जाता है। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा है। तो उस ज्ञान से मतलब एक होता है कि एक अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो उसके बारे में कम से कम उनके जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, चलिए बहुत गहन तो आप अध्ययन न कीजिए, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। बेशक उसको अमल में ना लाया, लेकिन उसकी जानकारी तो हो। लेकिन वो तो है कि भारत में अभी तो सिस्टम है कि वो तमाम संतों, नेताओं को और उसको जातीय जो कुछ सेक्ट के भी जो और जो लीडर होते हैं उनको सिर्फ उस समय याद किया जाता है जब चुनाव का वक्त होता है। और बस उनको वोट को प्रभावित करने के लिए उनके नाम पे चेयर भी खोल देंगे, उनके नाम पे कुछ ग्रांट्स भी जारी होंगे, उनकी मूर्तियों पे भी ग्रांट्स जारी हो जाएंगे। लेकिन वो अमल में तो इस मुल्क में आता नहीं है। फैक्ट तो यही है। जी, अभी वीडियो में आपको गिलहरियों की आवाज आ रही होगी। जी, आ रही है। हाँ, बहुत सारी गिलहरी हमने पाली हुई है। सुबह जब उठेंगे यहाँ पे तो कबूतर, गिलहरी, तरह तरह के सबको चना खिलाना पड़ता है। उसको लग रहा है कि जरूर कोई विशेष बात हो रही है, इसलिए बगल में ही तो संत शिरोमणि रविदास जी का जो दर्शन है हमारे यहाँ कमोबेश लागू होता है, इसलिए आवाज आपको आ रही होगी।
उसको लग रहा है कि बैठे हुए हैं, चना हाथ में नहीं है। जी 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 अच्छा चलिए, तो आखिरकार आज तो एक दिन है जिसमें सारे नेता इधर उधर भाग रहे होंगे जी वोट जी लेने के लिए। एक सिंबल, जयंती एक सिंबल बन गया है वोट लेने के लिए। जी जी ऐसा क्या इस पंजाब में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है? शेयर मार्केट, ये चूंकि क्या कौन मार्केट बोलते हैं, सट्टा बाजार, जी। वो भी देखिए, वो चल रहा। सट्टा बाजार भी चल रहा है। अब चुनाव बहुत नजदीक है, और चुनाव नजदीक होने के कारण जो वोटों का मैनेजमेंट, खरीद फरोख्त की भी तैयारियां तेज हो गई है। वीआईपी सीटें जो इस समय है उस पर तमाम नजरें हैं, क्योंकि सारे वीआईपी पंजाब में इस समय फंस गए हैं अपने इलेक्शन में। जी वो अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जी। उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा है, हम्म वो चाहे किसी भी दल के हों। हम्म सबको, तमाम पंजाब के अलावा अपने कंस्टिट्यूंसी में इस बार बहुत ही ज्यादा ताकत दिखानी लगानी पड़ रही है। हम्म जितने वीआईपी हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे सुखबीर बादल हो, चाहे माननीय आपके जो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, सबकी सीट फंसी हुई है। कोई भी हम्म कंफर्टेबल नहीं है आज की डेट में कि चुनाव कैसे निकाला जाए। हम्म और इनका काफी हद तक अपना चुनावी मैनेजमेंट अपने कंस्टिट्यूंसी में भी इस समय करना पड़ रहा है। और ये जो वीआईपी कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ पे जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। हम्म वो ये कहे कि एक तरफा चुनाव है वो जीते पड़े हैं, ऐसा नहीं है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि इस बार वोटों के खरीद फरोख्त का भी बहुत बड़ा सिस्टम चलेगा, जी। क्योंकि कोई वीआईपी चुनाव नहीं हारने को तैयार है। हम्म हाँ, मतलब कि कुछ कंस्टिट्यूंसी में तो 20 से 25 हजार वोटों को टारगेट किया गया है, हम्म। इसको परचेज करना है। उसके रेट्स भी खुल रहे हैं, 5 हजार अच्छा, पर वोट, 8 हजार पर वोट। 8,000 पर वोट। जी, 20 हजार तक जा सकता है 20 तारीख को। ओ ये बाप, स्थानीय लोगों को कहना है। इस एक सबसे फैमिली में 5 वोट है, 1 लाख रुपया। है, एक फैमिली में 5 वोट है, 1 लाख रुपया। ये सबसे महंगा खरीद फरोख्त होगा भारत के चुनावी इतिहास में, ये अगर ऐसा। पहले भी होता रहा है, पहले भी होता रहा है। 20 हजार, 25 हजार वोट, 15 हजार वोट वीआईपी कंस्टिट्यूंसियों में खरीदने की परंपरा रही है। इस बार चूंकि बहुत टफ चुनाव है, हम्म लंबी विधानसभा क्षेत्र जहां प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत टफ फाइट हो रहा है दोनों में। जी। आम आदमी पार्टी और अकाली दल में, वहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर भी बताया जा रहा है। अच्छा। जलालाबाद जो एकदम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान के कसूर के साथ लगता है, पाकिस्तान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। हम्म जलालाबाद, जहां से सुखबीर बादल पहले भी विधायक रहे हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी में भी अच्छी फाइट हो रही है। हम्म वहां पे भी आम आदमी पार्टी अच्छी फाइट दे रही है। वहां पे मतलब कि जो वीआईपी कैंडिडेट है, उनके फैमिली एक एक घर को कांटेक्ट कर रहे हैं, एक एक घर में जा रहे हैं वोट मांगने। इतना हम्म टफ फाइट है। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कंस्टिट्यूंसी में सीमित हो गए हैं, वो निकले ही नहीं। धूरी में प्रियंका गांधी की रैली थी, उस दिन निकले थे, आए थे, फिर वो अमृतसर वापस चले गए। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दो फैक्टर काम कर रहे हैं। तमाम पंजाब के बड़े बड़े लोग उनको हराने में लगे हुए हैं, उनकी पार्टी के सारे ब्रिगेड लगाने हराने में उनको लगा हुआ है। ओ। हाँ, अकाली दल से उनका पर्सनल वेंडेटा है, पर्सनल उनका टकराव है, पर्सनल विरोध है। अकाली दल के पूरा पूरा फोर्स लगा हुआ है कि इसको किसी ढंग से हराओ। हम्म। नवजोत सिंह सिद्धू पूरी फैमिली के साथ कंसंट्रेट किए हुए हैं अपने इलाके में। एक दिन वो वीडियो मैंने देखा था जब वो भाषण देने से मना कर रहे थे, जी 2-3 दिन पहले की बात है। जी जी। प्रियंका गांधी मंच पे थी और वो भाषण नहीं दे रहे थे। हम्म। इसके क्या मायने निकाले गए पंजाब में? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के कुछ खास लोगों से हमने बात करी थी कि वो क्यों नहीं भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके गले में प्रॉब्लम थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अंदर में रोष है कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया। और उनके अंदर एक रोष ये है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा खेमा उनको हराने में लगा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा वहां कंसंट्रेट किए हुए हैं। तो कांग्रेस के अंदर तो सबसे बड़ी अब समस्या हो गई कि इन फाइटिंग खुल के सामने नजर आ रही है, एक दूसरे को हराने वाला जो स्थिति है। जी। और उसका शिकार जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है वो भी हो सकते हैं, चन्नी भी हो सकते हैं। वो दोनों कंस्टिट्यूंसियों में उनको बहुत टफ फाइट मिल रही है आम आदमी पार्टी से, बहुत ही टफ फाइट, भदौड़ से और चमकौर साहब से।
अच्छा। तो ये एक जो स्थिति पैदा हो गई है, आपसी इन फाइटिंग प्लस एंटी इनकम्बेंसी और प्लस आम जनता का वीआईपी कैंडिडेटों के प्रति रोष। लंबी विधानसभा क्षेत्र में बादल का घर जो है वो एक महल है। आसपास गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, और जितने भी लोग जा रहे हैं उनके सामने उनका यही कहना है कि लोगों में इस बात का बड़ा रोष है कि 40-40 साल इनको हम लोगों ने वोट दिया, इनके महल देख लो, इनके साथ गाड़ियों का काफिला देख लो, और हम लोग बुरी तरह से बेरोजगारी से फंसे हुए हैं। रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, नौकरियां नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, और सबसे बड़ा इशू है ड्रग। हमारे बच्चों को बर्बाद किया गया ड्रग दे दे के, और ये पॉलिटिकल्स लोग ड्रग बांटते हैं अपने गैंग में इनको कंट्रोल रखने के लिए, इनको पैडलर बना बना के। दिन भर में 10 पुड़िया बेचेंगे तो एक पुड़िया उनको देते हैं तुम्हें खाने के लिए, जो बड़े ड्रग स्मगलर्स हैं। इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। बड़े पैमाने पे फैमिली में डेथ्स हुई है ड्रग के कारण। ये तमाम इशू उठ रहे हैं। जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास में पंजाब में आम आदमी पार्टी अभी तक दरअसल रूल नहीं की है, रूल उनका नहीं रहा है, तो रूलिंग क्लास ऑटोमेटिक है अकाली दल और कांग्रेस रहा है। और दोनों पार्टियों के नेताओं के प्रति ये लोगों में रोष है कि इन्होंने एक तो हमारे बच्चों के लिए ना बेरोजगारी का ख्याल किया, ना गरीबी खत्म करने के लिए ख्याल किया, ये रातों रात अमीर होते गए, और दूसरा इन्होंने ड्रग पेडलरों को प्रोटेक्ट किया। ये चुनाव में अब खुल के दिख रहा है। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पंजाब के चुनाव में बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है, और इसका बहुत टफ कंपटीशन इस कारण हो गया है, और कांग्रेस और अकाली दल दोनों को इन तमाम सवालों से जूझना पड़ रहा है। आम जनता इनसे पूछ रही है, और चूंकि जो एक आम आदमी पार्टी है उसको शासन पंजाब में मिला नहीं है, तो वो इस क्वेश्चन से फिलहाल बच रहे हैं। उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि वो शासन में पंजाब में आए नहीं है। शायद वो शासन में रहते तो वो भी विफल होते, या उनका भी सिस्टम अगर वही रहता तो उनसे भी ये तमाम सवाल पूछे जाते। लेकिन आम आदमी इस समय जागरूक है, आम आदमी बड़े जबरदस्त क्वेश्चंस कर रहा है। और ये पंजाब के इंटरेस्ट में अगर कोई बदलाव होता है, या अगर ये जो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लॉर्ड्स हैं, जो किंग हैं, मॉडर्न फ्यूडल, ये शायद इस बार चुनाव में इनकी हार भी हो सकती है, एक नए दौर की शुरुआत भी हो सकती है। संजीव जी, उत्तर प्रदेश में तो हिंदुत्व वाला कार्ड नहीं चल रहा है। ये लोग लोग जो है दिख रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन सुना है पंजाब में वहां ज्यादा शोर मचा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी को? आज वायर में एक खबर लगी है जी। एक हमारे मित्र ही रिपोर्टर है प्रभजीत सिंह, उन्होंने लिखा है, वो पंजाब घूम के बहुत ही एक्सटेंसिव दौरा किया था उन्होंने उन्होंने बीजेपी को काफी कंसंट्रेट किया था जी। वो अपने दौरे के दौरान। उनसे उन्होंने मुझे बताया भी, मैंने उनसे बात भी की। उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व का नारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं शहरों में, अर्बन यूथ में। लेकिन दो बातें हैं। पंजाब का हिंदू जो है उत्तर प्रदेश का हिंदू नहीं है। पहला बात, ये भारतीय जनता पार्टी को ख्याल रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना चाहिए कि हिंदुत्व के नारा का अगर उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है तो पंजाब जैसे राज्य में कैसे चलेगा। पंजाब का जो हिंदू है एक बार झेल चुका है पार्टीशन का दर्द। हिंदू और मुसलमान के प्रति जो हिंदू और मुसलमानों के बीच जो एक डिवीजन हुआ, तो क्या पंजाब का हिंदू इतना मूर्ख है कि जो मेजोरिटी सिख है, 50% से ऊपर जो सिख है, उससे टकराव लेके हिंदुत्व की राजनीति करेगा जिसके साथ उसकी रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गलत विकेट, या क्रिकेट की भाषा, मुझे ज्यादा क्रिकेट का ज्ञान नहीं, इसको क्या कहते हैं, गलत पिच पे खेलना खेलना। जी जी। हाँ, वो गलत पिच पे खेल रही है भाजपा, और इसका रिजल्ट उनको भाजपा को मिलने वाला है। हिंदू बहुल सीट भी हारेंगे, जो मुझे सूचना मिल रही है। तो ये नारा तो इस इनसे तरह तमाम सवाल कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, इनको लेकर, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पेट्रोल पंजाब के लोगों को भी महंगा मिल रहा है, सरसों का तेल पंजाब के लोगों को भी महंगा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का हिंदू अगर महंगाई के नाम पे इनके अगेंस्ट हो गया, तो पंजाब के हिंदू हिंदुत्व के नाम पर इनको कैसे वोट दे देगा। पंजाब का हिंदू ठीक है, धारा 370 के कारण इनसे प्रभावित है, राम मंदिर के कारण भी कुछ हार्डकोर हिंदू प्रभावित होंगे, लेकिन मेजोरिटी हिंदू के लिए इशू नहीं है। मेजोरिटी हिंदू के लिए आपसी सौहार्द इशू है। तो टेररिज्म डे में देख चुके हैं स्थिति, हालात खराब थे तो उनको राज्य छोड़ना पड़ा, दूसरे राज्यों में कई हिंदुओं को जाना पड़ा।
वैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के जो फैलाए हुए जो नारों पे है, वो ऐसा स्थिति पंजाब में नहीं क्रिएट करना चाहेंगे। उनका व्यापार है, उनका ट्रेड है, वो हिंदुत्व का नारा देके जो उनके ट्रेड में जो सिख पार्टिसिपेट करते हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था से जो उनका रोजगार जुड़ा हुआ है, उसको क्यों खत्म करना चाहेंगे? ये पंजाब के हिंदुओं के बीच ये नारा नहीं चलेगा। ठीक है, ये नारा दे रहे हैं, ये हमें लोग बता भी रहे हैं, इस तरह के नारा दिया जा रहा है कि हिंदू हिंदू, लेकिन वो सर्टेन हार्डकोर जो हर कम्युनिटी में होते हैं, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, वैसे लोगों को ऐसा नारा पसंद आता है। कट्टर इस्लाम हो जाए कट्टर हिंदुत्व हो, मेजोरिटी इसके साथ नहीं है। संजीव जी, कल मैं जेपी सिंह साहब से बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश में से बातचीत हुई जी। और उत्तर प्रदेश की हिंदुत्व का जो है पूरा प्रयोगशाला है, राम मंदिर से लेके और कृष्ण मंदिर मथुरा तक की बात होती है। वो बता रहे थे कि हिंदुत्व वहां भी पिट गया इस चुनाव में। देखिए सर, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, जी अगर प्राइवेटाइजेशन होगा, मुसलमान तो ऐसे भी नौकरी में नहीं है, जी। नौकरी तो हिंदुओं की है। हाँ, उसमें भी SC ST OBC है। SC ST OBC और प्लस अपर कास्ट भाई, नहीं नहीं, वो जो जो रिजर्वेशन जो जो 40-50% जो अनरिजर्व सीटें हैं, तो उससे क्या अपर कास्ट प्रभावित नहीं हो रहा है? खूब हो रहा है। तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो तो बीजेपी का बड़ा कोर वोट है। उनको तो हाँ। समझ में आने लगा कि हमने तो हिंदुत्व का बहुत बड़ा ठेका उठाया था, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कोई बॉम्बे में जाके मजदूरी करेगा, बेंगलोर में जाके मजदूरी करेगा, दिल्ली में आके मेट्रो में चौकीदार की नौकरी करेगा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। तो सवाल ये है कि ये जो है एक सीमा तक ये इस तरह के नारे चलते हैं। मैं कहता हूं कि आप इस मुल्क को पाकिस्तान की तरह क्यों बनाना चाह रहे हैं? 1960 के दशक में जो इस्लामीकरण इस मुल्क का हुआ, तो आज उस मुल्क का हालात तो आप देख ही रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था तो देख ही रहे हैं। आप अपने मुल्क के हालात उस लेवल पे क्यों लेके जाना चाहते हैं, सिर्फ धर्म के आधार पे? और मैं फिर बोल रहा हूं कि एक बार दो बार ये धर्म का नारा चलेगा, आपको बेसिक जो फंडामेंटल है कंट्री के मजबूत करने होंगे। वो बेसिक फंडामेंटल रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। और दुनिया के तमाम मुल्क जो कैपिटलिस्ट हैं वो भी इस चीजों पे ध्यान देते हैं भाई। अगर आप कैपिटलिज्म की तरफ ही बढ़ रहे हैं तो अमेरिका हो, कनाडा हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, वो बेसिक चीजों पे तो ध्यान देते हैं। प्योर हम जानते हैं कि वहां भी जो सरकारें होती हैं प्रो क्रिश्चियन है, अमेरिका में भी। लेकिन बेसिक चीजें तो अपने जनता का ख्याल रखना पड़ेगा ना। जाहिर है, वहाँ उत्तर यूनिवर्सिटी भी प्रदेश अच्छी। हो चाहे पंजाब हो, दोनों राज्यों में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दा है। उत्तर प्रदेश चूंकि राम मंदिर के झोंके में 2014 में आया था, 2017 में देखा गया, लेकिन वो 5 साल बाद वो लोगों का खुमार उतर रहा है। पंजाब में ये खुमार आया ही नहीं। 2014 में भी पंजाब के लोगों ने रिजेक्ट किया था भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी क्या, उन्होंने एक नया प्रयोग किया था आम आदमी पार्टी की तरफ। आम आदमी पार्टी के, हाँ। और पंजाब के जो हिंदू हैं, मैं एक चीज फिर बता रहा हूं, पंजाब के हिंदू के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है लाहौर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका सीधा का सीधा कनेक्शन है लुधियाना के कारोबारियों से और अमृतसर के कारोबारियों से। आज नवजोत सिंह सिद्धू सिखों से ज्यादा हिंदुओं में पॉपुलर है, लोगों को पता नहीं होगा क्यों? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बॉर्डर को सॉफ्ट करने की बात कर रहे हैं। और अमृतसर ईस्ट में अगर वो चुनाव जीतेंगे तो उनके इलाके के जो हिंदू है उसके कारण जीतेंगे। अमृतसर के जो हिंदू हैं नवजोत सिंह सिद्धू को लाइक करते हैं, क्योंकि अमृतसर के हिंदुओं का जो बहुत बड़ा जो वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उनका कनेक्शन लाहौर के साथ है। उनका कारोबार पिछले 40 साल से लाहौर से जुड़ा हुआ है। वो इंपोर्ट करते हैं वहां से ड्राई फ्रूट और तमाम चीजों को, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो अमृतसर ट्रांजिट का एक बहुत बड़ा सेंटर है, जहां से सामान आगे पाकिस्तान को जाता है। अब पिछले 2 साल से व्यापार रुका हुआ है। उसका नुकसान किसको ज्यादा हुआ है? सबसे ज्यादा लुधियाना और अमृतसर के कारोबारियों को हुआ है। और उसमें मेजोरिटी कारोबारी सिख नहीं है, मेजोरिटी कारोबारी हिंदू है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जब करतारपुर कॉरिडोर की बात करी, और जब करतारपुर कॉरिडोर एक रिलीजियस कॉरिडोर खुला,
तो पंजाब के हिंदुओं में एक ये बात आई है कि ये आदमी जो है ट्रेड कॉरिडोर को लेकर भी आगे एक कोशिश करेगा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो बॉर्डर को सॉफ्ट करने की बात करे। पिछले 5 साल में अमरिंदर ने बॉर्डर को सॉफ्ट करने की बात नहीं करी। अमरिंदर सिंह ने हमेशा एंटी पाकिस्तान जो वार जो लाइक सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए विधानसभा में बोलते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान। अमरिंदर सिंह का लगभग जो स्टैंड था वही था जो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड था पाकिस्तान को लेकर। लोग हैरान होते थे कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टरों के स्टैंड वो लेते हैं जो दिल्ली में गवर्नमेंट है, अपनी पार्टी से अलग लेते हैं। इनफैक्ट इसमें बहुत बैक जो लॉबी होती है वो काम कर रही होती है। इसमें तमाम लॉबी है, आर्मामेंट डीलर्स की भी लॉबी होती है जो इस बॉर्डर को सॉफ्ट नहीं करना चाहते, जो हमारा जो बॉर्डर दिख रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के विरोध का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। तो देखिए पंजाब के लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो पाकिस्तानी पंजाब के अंदर जो फैसलाबाद लाहौर ट्रेड के 2 बड़े सेंटर हैं, उसको कंट्रोल करते हैं अमृतसर और जो लुधियाना से गए हुए मुस्लिम व्यापारी। उसमें खास करके कश्मीरियों के 4 इंपॉर्टेंट ब्रांच थे प्री पार्टीशन कश्मीरी मुसलमानों के, अमृतसर, लाहौर, फैसलाबाद, लुधियाना। ये चारों एरिया से जब कश्मीरी गए उस बेल्ट में तो उन्होंने ट्रेड को काफी आगे बढ़ाया। नवाज शरीफ उसमें से एक थे जो अमृतसर कश्मीरियों के अमृतसर ब्रांच से संबंधित थे, लाहौर में शिफ्ट कर गए थे पार्टीशन से पहले ही। ये कारोबारी फैमिली बाद में आया। ये इनका एक बहुत बड़ा म्यूचुअल इंटरेस्ट है यहाँ के व्यापारियों के साथ, और ये वर्ग हमेशा चाहता है कि ये बॉर्डर सॉफ्ट हो, ट्रेड बढ़े। और ये ट्रेड बढ़ाने के लिए इस समय नवजोत सिंह सिद्धू को खड़ा किया गया है। ये मैं कभी बाद में बात करूंगा खड़ा किसने किया है, क्या किया है। कोई ना कोई एक आदमी चाहिए बातचीत करने के लिए। तो पंजाब में एक मेजर इशू है इलेक्शन में। और देखिए अनएम्प्लॉयमेंट पंजाब का हो, चाहे पंजाब का हेल्थ हो, चाहे वो सब कुछ कहीं ना कहीं ट्रेड से जुड़ा हुआ चीजें होती है, स्टेट की इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें होती है। ये सब चीजें जब तक ठीक नहीं होगी स्टेट में वो बात आएगी नहीं। और ये पंजाब के चुनावों में जो है ये एक मेजर इशू है, और ये कहीं ना कहीं इससे भी जुड़ा हुआ है कि बॉर्डर को कैसे सॉफ्ट हो। अगर आज पंजाब का बॉर्डर सॉफ्ट हो जाता है तो उसका मेजर बेनिफिट उत्तर प्रदेश को होगा, नोएडा के आपके इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसको होगा, क्योंकि यहां से सीधा सामान लाहौर की तरफ जाएगा। संजीव जी, आज आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। जो अभी हालात हैं, 20 तारीख को चुनाव है जी जर्नलिज्म की दुनिया से जो असेसमेंट हो रहा है जी और सट्टा बाजार से जो असेसमेंट हो रहा है, जी आज मान लीजिए कि चुनाव है तो क्या रिजल्ट होगा? आज के चुनाव में आम आदमी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होगी। अच्छा, लार्जेस्ट पार्टी होगी। सेकंड पे कांग्रेस। तो चलिए हम लोग फिर जल्दी 19 तारीख को मिलेंगे फिर। हाँ जरूर जरूर मिलेंगे, जरूर 18-19। मिलेंगे। बस यही है मेरा आज का आकलन, यही है कि आम आदमी पार्टी आज की डेट में लार्जेस्ट पार्टी है। वीआईपी सीटें सारी फंसी हुई हैं, जितने भी हैं वीआईपी सीटों पर टफ कंटेस्ट हो रहा है। बड़े बड़े नेता जो है अपनी सीट बचाने के लिए बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त करेंगे। जी। एक वोट की कीमत 5,000 से शुरू होगी, 20,000 तक भी जा सकती है। वीआईपी कंस्टिट्यूंसियों में 15 से 20,000 वोट परचेज करने की भी तैयारी है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। ये स्थिति है। ठीक है संजीव जी, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, संजीव जी हैं आज रविदास जयंती के अवसर पर, और दोनों बातें इन्होंने की कि रविदास जयंती के क्या मायने होंगे पंजाब के चुनाव में और क्या क्या रिलेवेंट मुद्दे हैं। आज अगर चुनाव हुआ तो क्या हो सकता है, 2 दिन बाद क्या स्थितियां होंगी। फिर संजीव जी से हम आग्रह करें कि आए और हमें और आप सबको बताएं। पूरा वीडियो सुनिएगा और लगातार शेयर करते रहिएगा। शुक्रिया। कीप वॉचिंग, शेयरिंग अम्बेडकर नामा। मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सर।